एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th सोशल साइंस की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हमने इसके चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड जो है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो चैप्टर देख सकते हैं। इन चैप्टरों में हम बात करें तो चैप्टर 3 जो है उसका टाइटल है भूमंडलीयकृत विश्व का बनना और चैप्टर नंबर 4 का टाइटल है औद्योगिकीकरण का युग। इन दोनों चैप्टरों में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इन क्वेश्चनों को तैयार किया है शेखावाटी मिशन 100 नाम से जो सेवारत शिक्षकगण हैं, उन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन से इनको तैयार किया है। तो चलते हैं आज के इस वीडियो के अध्याय नंबर 3 की ओर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपके पास तुरंत पहुंच सकें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1890 ईस्वी में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी, उस बीमारी का नाम आपको बताना है। तो वो है रिडरपेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा था। तो बुरा असर कब पड़ा था ये पूछा है। तो वो 1929 ईस्वी को आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर हुआ था। प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान जो है वो कौन से देश में है। तो ये अमेरिका में ये स्थान स्थित है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, IMF। ब्रिटेन की सरकार ने किसके दबाव में कॉर्न लॉ समाप्त किया। तो ये आपको बताना है। तो ये फ्रांस और ब्रिटेन के दबाव में इसे समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दोनों गुटों में कौन कौन से देश शामिल थे। तो इसमें मित्र राष्ट्रों की अगर हम बात करें तो इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। तथा अगर केंद्रीय शक्तियों की बात करें तो इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन तुर्की ये शामिल थे। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाली धुरी शक्तियाँ कौन सी थी। तो वो थी जर्मनी, जापान, इटली। ये धुरी शक्तियाँ उस समय मानी गई थी। रिंडरपेस्ट के बारे में आप क्या समझते हैं। तो अफ्रीका में 1890 के दशक में मवेशियों में प्लेग की तरह ही फैलने वाले रिंडरपेस्ट नामक ये बीमारी पशुओं में, मवेशियों में फैल गई थी। इससे अफ्रीका में लगभग 90% पशु जो हैं वो मौत के मुंह में चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। वीटो मतलब निषेधाधिकार किसे कहा जाता है। तो वीटो वो अधिकार है जिसके सहारे एक सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम मार्ग के द्वारा किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था। तो इसका जवाब हो जाएगा रेशम मार्ग से अनेक वस्तुओं का व्यापार होता था। इस मार्ग से चीनी रेशम तथा पोल्ट्री जो है वो भारत व दक्षिण पूर्व एशिया से कपड़े तथा मसाले विश्व के दूसरे भागों में निर्यात किए जाते थे। वापसी में वहाँ से सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं इसी मार्ग से यूरोप से एशिया पहुँचती थी। रेशम मार्ग के द्वारा व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्न लॉ क्या है, इसे क्यों समाप्त किया गया, इसकी संपत्ति के क्या परिणाम हुए, इसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए, ये इसमें पूछा गया है। तो ये मिस प्रिंट हो गए हैं कहीं कहीं पर, तो आप इसको देख लें। इसमें हम कॉर्न लॉ के बारे में जानेंगे। पहले 18वीं सदी में बड़े भूस्वामियों के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है।
18वीं सदी के आखिरी दशक में खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बाशिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे, और ब्रिटिश सरकार ने उसे समाप्त कर दिया। कॉर्न लॉ के समाप्त होने पर खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आ गई तथा ब्रिटेन की खाद्य समस्या जो थी वो पहले बनी हुई थी वो अब दूर हो गई। आयात शुल्क क्या होता है? तो आयात शुल्क के बारे में हम जानेंगे। किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला जो शुल्क होता है वो आयात शुल्क कहलाता है। यह आयात शुल्क या कर उस जगह लिया जाता है जहाँ से वह चीज़ देश में आती है, यानी कि जो कंट्री की बॉर्डर होती है, सीमा होती है, वहाँ पर या फिर बंदरगाह या हवाई अड्डे पर यह शुल्क ले लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के भारत पर क्या प्रभाव पड़े थे? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के भारत पर कई रूप से प्रभाव पड़े थे। उसमें पहला है 1928 से 1934 ईस्वी के मध्य भारत के आयात निर्यात जो हैं वो घटकर लगभग आधे रह गए थे। दूसरा इसका प्रभाव था वो था भारत में गेहूं की कीमत जो है वो 50% तक गिर गई थी। अगला इसका प्रभाव पड़ा कच्चे पटसन की कीमतों में भारी गिरावट से किसानों की दशा जो थी वो दयनीय हो गई। वे कर्ज में डूब गए और उनके लिए जीवन निर्वाह करना भी पूरी तरीके से कठिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारत के कपड़ा निर्यात में कमी क्यों आने लगी? किन्हीं 3 कारणों को आपको स्पष्ट करना है। 19वीं सदी में निम्नलिखित कारणों से भारत के कपड़ा निर्यात में कमी आई। पहला इसका कारण है ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़ों के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे। दूसरा इसका कारण है ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए, वहाँ महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। तीसरा इसका कारण है ब्रिटिश बाज़ारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था। तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो चुका है। अब हम चलते हैं 4th चैप्टर की ओर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नए युग का पहला प्रतीक किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है कपास को। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा जो है वो किसने तैयार की थी? तो वो की थी रिचर्ड आर्कराइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण क्रांति किस देश से शुरू हुई मानी जाती है? तो ये इंग्लैंड से शुरू हुई थी। भाप का इंजन किसने बनाया था? तो ये बनाया था जेम्स वॉट ने। नेक्स्ट है, न्यूकामेन द्वारा बनाया गया इंजन जो था उसको पेटेंट किसने किया? तो उसको जेम्स वॉट ने पेटेंट किया। तो भाप के इंजन को न्यूकॉमन ने बनाया था और इसको पेटेंट किया था जेम्स वॉट ने। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो वो हरग्रीव्ज के द्वारा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो ये हुआ था 1764 ईस्वी को। भारत में पहली कपड़ा मिल कब, मतलब 1854 ईस्वी को, और कहाँ पर स्थापित हुई? मुंबई में स्थापित हुई। 1854 को मुंबई में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जूट मिल जो है वो 1855 ईस्वी को बंगाल में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज भारतीय अफीम का निर्यात किस देश में करते थे? तो वो चाइना में इसका निर्यात करते थे। कलकत्ता जूट मिल की स्थापना कब की गई? 1917 ईस्वी को की गई और किसने की थी? हुकुमचंद ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित इलाके अर्थात एशिया के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्राच्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे है, जोबर का अर्थ आपको बताना है। तो जोबर को अलग अलग क्षेत्रों में उद्योगों में कार्य के लिए लोगों के लाने के लिए इसे रखा जाता है। ये उद्योगों में मजदूरों की भर्ती के लिए विश्वस्त कर्मचारी होते हैं। तो आपको पता चल गया जोबर
क्या काम करते हैं? प्राच्य से आप क्या समझते हैं? तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश आमतौर पर यह ये देश हैं। आमतौर पर यह शब्द जो है ये एशिया के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पश्चिमी नज़रिए में प्राच्य इलाके जो हैं वो पूर्व आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तो औद्योगिकरण जो है ये क्रांति से पहले उत्पादन होता था। यह उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। स्टेपलर से आप क्या समझते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन छांटता था वो स्टेपलर कहलाता था। फुलर से आप क्या समझते हैं? कि जो व्यक्ति फुल करता है अर्थात चुनटों के सहारे कपड़े समेटता है वो फुलर कहलाता है। पेशगी क्या है? तो भारतीय किसानों को उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहन के रूप में किया गया अग्रिम भुगतान जो है वही पेशगी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्डिंग से क्या अभिप्राय है? तो कार्डिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। गुमास्ता का अर्थ आपको बताना है। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल एकत्र करने और कपड़ों की जो गुणवत्ता है उसे जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए हैं जिनको गुमास्ता के नाम से जाना जाता है। फिर है, अमेरिका गृह युद्ध का भारतीय कपास के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये यहाँ निर्यात है। जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तब कच्चा कपास जो है वो अमेरिका से आयात किया जाता था। इसमें भारतीय कपास की मांग जो है वो लगातार कम होती गई, परंतु 1860 के दशक के बाद इंग्लैंड के कपास उद्योग को कपास आयात उसको बंद हो गई। इसका कारण अमेरिका में शुरू होने वाला गृह युद्ध माना जाता है। अतः ब्रिटेन ने भारत से कच्चा कपास आयात करना दोबारा शुरू कर दिया था। इस प्रकार भारत से कच्चे कपास के निर्यात में भारत की वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप भारतीयों को कपास उगाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों को पेशगी करते हुए उगाने की खेती करने को कहा कि कपास की खेती लगातार आप करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार और प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए क्या किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार के प्रबंधन को दो तरीकों से प्रबंधित किया। पहला था बुनकर पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, मतलब कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने और कपड़े की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए थे जिनको गुमास्ता कहा जाता था। दूसरा है पेशगी का दिया जाना, मतलब कंपनी ने बुनकरों को पेशगी उपलब्ध करवाई अर्थात बुनकरों को माल का पूर्व भुगतान किया। इस कारण अब बुनकर अन्य व्यापारियों के साथ कारोबार नहीं कर सकते थे। उपरोक्त कार्यों के द्वारा कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार का नियंत्रण स्थापित कर लिया। नेक्स्ट है, आप कैसे कह सकते हैं कि औद्योगिकरण की जो रफ्तार है वो तेज़ थी? या इसी क्वेश्चन को इस रूप में भी पूछा जा सकता है, ब्रिटेन में औद्योगिकरण से उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका जवाब हो जाएगा, ब्रिटेन में प्रारंभ हुए औद्योगिकरण का प्रभाव उद्योगों पर समान रूप से निम्नलिखित प्रकार से पड़ा। इसका पहला प्रभाव है उद्योगों का विकास। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप सूती और कपास उद्योग का विकास तीव्र गति से होता चला गया। साथ ही लोहा व स्टील उद्योग का विकास भी शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे का विकास हुआ, जो औद्योगिकरण में मील का पत्थर साबित हुआ। दूसरा इसका प्रभाव था परंपरागत उद्योगों का योगदान। औद्योगिकरण के कारण नए उद्योग स्थायित्व में आए, परंतु परंपरागत उद्योगों को हाशिए पर नहीं धकेला गया। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा परंपरागत उद्योगों से ही प्राप्त होता था। अगला बिंदु है इसका गैर मशीनी क्षेत्र का योगदान। प्रौद्योगिकी बदलाव की गति जो थी वो थोड़ी धीमी थी तथा नई तकनीक
जो थी वो महंगी थी। सामान्य व्यापारी धीरे धीरे इसे अपना रहे थे। तो उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक विकास की गति पहले धीमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि औद्योगिकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? इसका जवाब हो जाएगा, यह औद्योगिकरण के पूर्व से पहले की एक स्थिति है जिसमें उत्पादन कुटीर औद्योगिकरण घरेलू स्तर पर पहले इसका उत्पादन होता था, परंतु 17वीं और 18वीं सदी में व्यापारियों ने शहर छोड़कर अपना व्यापार ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ाया। व्यापारियों का मानना था कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए केवल शहर में रहकर उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को पेशगी देने का व्यापारियों ने वादा किया। पेशगी के कारण किसान तुरंत उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। इस उत्पादन में किसान को सिमटती आय से बड़ा सहारा दिया। सिमटती आय ने बड़ा सहारा दिया। इसके कारण शहर और गांव के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। यह उत्पादन की प्रक्रिया आदि औद्योगिकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति से मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में हम ये बोल सकते हैं, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मजदूरों की ज़िंदगी कैसे प्रभावित हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा, जैसे ही नौकरियों की खबर गांव में पहुंचती है तो बड़ी संख्या में लोग गांव से शहरों की ओर आए, परंतु शहरों में उचित रोजगार उनको नहीं मिल सका। कई मजदूरों को मौसम के अनुसार काम मिला, परंतु नियमित काम और वेतन की कमी को देखने को उनमें मिली थी। आगे है, 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में तो सुधार आया, परंतु मजदूरों की हालत वैसी की वैसी बनी रही। इसका प्रमुख कारण था समय समय पर बढ़ती कीमतें। उन्हें वेतन तो मिलता था, लेकिन कीमतें अधिक होने के कारण सामान कम ही खरीद पाते थे। साथ ही बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से घृणा करते थे। उनका मानना था कि वेतन बढ़ने से कोई सुधार नहीं हुआ, इसके कारण नई प्रौद्योगिकी है ही वो मानते हैं। इसके परिणाम स्वरूप महिला मजदूरों ने भी सूत काटने वाली नई मशीनों का भी विरोध किया। इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।